प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर की हमारी प्रशासनिक विधि की क्लासें निरंतर रूप से चल रही हैं और हम काफ़ी हद तक अपने कोर्स को पूरा कर चुके हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों के पेपर भी शुरू होने की उम्मीद है। आज हम एक छोटे से शॉर्ट नोट की चर्चा करेंगे जो पेपर के लिहाज से कई बार पूछा गया है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हम कर चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट नोट हमारा रह गया था, उस पर हम आज अपनी चर्चा करेंगे और वो है हेनरी क्लोज 8, हेनरी खंड 8। इस नाम से एक शॉर्ट नोट कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। अपना जो पेपर का पैटर्न है उस पैटर्न में शॉर्ट नोट जो है उसमें ये 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट बनता है। हेनरी क्लोज 8 क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि विधायिका कार्यपालिका को रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज, हम बात कर चुके हैं कि विधि निर्माण करने की शक्ति हमारी विधायिका के पास में है। तो विधायिका जब कानून या विधि का निर्माण करती है तो कार्यपालिका जो उसे क्रियान्वित कर रही है उसको रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज के माध्यम से कठिनाई को दूर करने का खंड, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज एक बना देती है उस लॉ में, के माध्यम से विधि को मॉडिफाइड करने का अधिकार प्रदान करती है कि आप क्या कर सकते हो, उस विधि में संशोधन कर सकते हो। और इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज को ही हेनरी 8वां खंड कहते हैं, क्योंकि हेनरी 8वां ब्रिटेन की कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता का प्रतीक माना जाता था। इसलिए ये डिफिकल्टी ऑफ रिमूवल क्लोज जो है वह हेनरी खंड 8 के नाम से प्रचलित है। कैसे, हम क्या बात कर रहे हैं कि साहब ब्रिटेन की कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता का प्रतीक कौन हुआ, हेनरी 8वां। और हम क्या कर रहे हैं, समझिए, इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि विधायिका कार्यपालिका को रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज यानी कि कार्यपालिका को विधि में संशोधन करने की, कठिनाई को दूर करने की, अगर विधि को लागू करते समय अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उसे दूर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो हेनरी 8वां भी कार्यपालिका का था और यहाँ पर भी डिफिकल्टी ऑफ रिमूवल के माध्यम से क्या किया जा रहा है, कार्यपालिका को शक्ति प्रदान की जा रही है। इसलिए ये एक उपनाम या निकनेम से हेनरी क्लोज 8 प्रचलित है। अब बात आई कि साहब ये है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज डाला क्यों जाता है। हम जो बात कर रहे हैं कि विधायिका कार्यपालिका को रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज के माध्यम से विधि, तो ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज डालने का रीजन क्या है कि ऐसा उपबंध तब डाला जाता है जब सरकार कोई सोशियो इकोनॉमिक स्कीम बनाती है और भविष्य में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से अनभिज्ञ होकर उसे पारित कर देती है। यानी कि कोई कानून बनाया जाता है और उस कानून को लागू करने में भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के माध्यम से क्या करती है, उस कानून में विधायिका रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज का उपबंध करती है ताकि विधि में आने वाले परिवर्तन, यानी कि जब हम लॉ को फील्ड में जाके इन्फोर्स कर रहे हैं तब आने वाली कठिनाइयों से निपटा जा सके। बार बार क्या हो, आपको वापस विधायिका के पास नहीं आए, साहब आज ये समस्या आ गई, साहब आज ये समस्या आ गई, ठीक है ना, अब क्या करें। तो क्या किया जा रहा है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज दे दिया गया है और जिसके माध्यम से कार्यपालिका क्या कर सकती है, उस विधि में संशोधन कर सकती है। अब बात आती है कि ऐसा जो किया जाता है वो किस प्रकार से होता है। तो 2 प्रकार से ये उपबंध काम करता है। डिफिकल्टी को रिमूव करने की ऐसी शक्ति जो पेरेंट एक्ट के उपबंधों के प्रतिकूल न हो। हमने अपनी पिछली कई क्लासों में ये चर्चा की थी कि जब कोई शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है तो जिस एक्ट के जरिए वो शक्तियों का प्रत्यायोजन होता है उसे हम पेरेंट एक्ट कहते हैं और उस पेरेंट एक्ट के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जो कानून बनाया जाता है, जो विधि बनाई जाती है, उसे हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा। तो डिफिकल्टी को रिमूव करने की ऐसी शक्ति जो पेरेंट एक्ट यानी कि जो मात्र अधिनियम बना है उसके उपबंधों के प्रतिकूल न हो। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में सरकार मात्र अधिनियम जो पेरेंट एक्ट बना है उनके प्रावधानों को मॉडिफाइड नहीं कर सकती। यानी कि डिफिकल्टी ऑफ
रिमूवल जो हम बात कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज की बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से क्या नहीं कर सकती, पेरेंट एक्ट में वो संशोधन नहीं कर सकती। और दूसरा, कार्यपालिका को डिफिकल्टी के नाम पर पेरेंट एक्ट या अन्य किसी लॉ को मॉडिफाइड करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, जैसे कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 392 क्लोज 1। तो एक प्रावधान जो पेरेंट एक्ट को संशोधन करने की शक्ति नहीं देता, यानी कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज के माध्यम से आप क्या नहीं कर सकते, पेरेंट एक्ट में संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा, जहां कार्यपालिका क्या कर सकती है, पेरेंट एक्ट या अन्य किसी विधि को मॉडिफाइड कर सकती है। अब हम केस लॉ के जरिए इस बात को समझें। जलाना ट्रेडिंग कंपनी वर्सेज मिल मजदूर सभा का जो मामला था, इस मामले में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की धारा 37 क्लोज 1 सेंट्रल गवर्नमेंट को इस हेतु प्राधिकृत करती थी कि बोनस एक्ट को परिवर्तित करने में, यानी कि उसको लागू करने में उत्पन्न होने वाली डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए वह बोनस एक्ट के उद्देश्यों के संगत प्रावधान बना सकती है। दोबारा आराम से समझिए। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 सेक्शन 37 क्लोज 1 सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करती है कि वह बोनस एक्ट को लागू करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए बोनस एक्ट के उद्देश्यों के संगत, बोनस एक्ट के उद्देश्यों के संगत क्या कर सकेगी, प्रावधानों का निर्माण कर सकेगी। सेक्शन 37 क्लोज 2 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा सेक्शन 37 क्लोज 1 37(1) के अधीन पारित आदेश अंतिम व निर्णायक होगा। 37(1) में क्या कहता है कि वह उसको लागू करने के लिए बोनस एक्ट के उद्देश्यों के संगत प्रावधान बना सकती है। लेकिन 37(2) से आगे क्या कहती है कि 37(1) के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए जो कानून बनाया जाएगा, जो संशोधन किया जाएगा, वह अंतिम व निर्णायक होगा। कोर्ट ने सेक्शन 37 को अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर अनवैलिड करार दिया। न्यायालय ने कहा कि 37 केंद्र सरकार को इस हेतु अंतिम निर्णायक बना देती है कि क्या कोई डिफिकल्टी उत्पन्न हुई है या नहीं, क्या बनाए गए प्रावधान पेरेंट एक्ट के संगत है या असंगत। इसलिए ये अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर असंगत, क्यों कि 37(1) का प्रयोग करते हुए जो 37(2) में वो संशोधन करेगी वो लास्ट एंड फाइनल होंगे, और लास्ट एंड फाइनल का प्रावधान जो है वह अत्यधिक प्रत्यायोजन की श्रेणी में आता है। अब इस हेनरी क्लोज 8 को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा केस है एमयू शानी वर्सेज भारत संघ का, जिसमें इसके संबंध में जो गाइडलाइन दी गई उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं इसी अपने केस में, कि इस वाद में एक विधि सरकार को इस हेतु प्राधिकृत करती थी कि एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसे प्रावधान बना सकती है जो आवश्यक और उचित प्रतीत हो। विधि, इस वाद में सरकार विधि बनाकर ऐसे काम कर सकती है जो उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यक और उचित हो। इस क्लोज में ये नहीं कहा गया कि ऐसे प्रावधान जो बनाए जाएंगे वो पेरेंट एक्ट के संगत होने चाहिए अथवा पेरेंट एक्ट के प्रावधानों को भी क्या संशोधन किया जा सकता है, अर्थात मात्र अधिनियम में भी संशोधन किया जा सकता था। न्यायालय ने इसे अनवैलिड करते हुए क्या गाइडलाइन या मानक निर्धारित किए उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। अब सरकार क्या, कोर्ट क्या कर रही है, इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज के लिए गाइडलाइन बना रही है कि डिफिकल्टी का उत्पन्न होना इस प्रकार की शक्ति के प्रयोग की एक पूर्ववर्ती शर्त होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो तय की गई कि डिफिकल्टी का उत्पन्न होना इस प्रकार की शक्ति के प्रयोग की पूर्ववर्ती शर्त होगी, यानी कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज का प्रयोग करने के लिए सबसे पहली पूर्ववर्ती शर्त क्या है, डिफिकल्टी का उत्पन्न होना, न कि उत्पन्न किया जाना। जब आप फील्ड में गए और कोई कार्य कर रहे हैं और उस समय डिफिकल्टी का उत्पन्न होना इस क्लोज के उपयोग करने की पूर्ववर्ती शर्त होगी। 2 नंबर की डिफिकल्टी ऐसी हो जो एक्ट के उपबंधों को परिवर्तित करने में बाधा पहुंचाती हो, न कि कोई एक्सटर्नल डिफिकल्टी, अर्थात दूसरे शब्दों में सरकार अप्राधिकृत कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, यानी कि बहाने नहीं बनाए जा सकते। डिफिकल्टी ऐसी हो जो
एक्ट के उपबंधों को लागू करने में बाधा पहुंचाती हो, बाह्य कोई कठिनाई, तो उसका बहाना करके आप उस क्लोज को एक्ट नहीं खत्म नहीं कर सकते प्रोविजन को। और तीसरा, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग सरकार केवल डिफिकल्टी को दूर करने की सीमा तक ही कर सकती है, यानी कि उस बाधा को दूर करने तक ही, अनावश्यक उपबंधों के दूर को संशोधन करने में इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बात नंबर 4, हेनरी क्लोज एक्ट का उपयोग संपूर्ण एक्ट को लागू लाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि किसी प्रावधान विशेष को, यानी कि किसी विशेष प्रकार के प्रोविजन को लागू करने में इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज का प्रयोग न किया जाएगा, बल्कि उस एक्ट को ही पूरा लागू करने में कठिनाई होनी। और उससे भी सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़, इस क्लोज का प्रयोग उस एक्ट के पारित होने के 1 साल के भीतर किया जाना चाहिए, ताकि सरकार की मनमानापन व निरूपणपन न हो। यानी कि 1 साल हो गया और 1 साल में भी अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कोई डिफिकल्टी उत्पन्न हुई है, तो उसका मतलब आगे चलकर सरकार का कोई मनमानापन है। उस एक्ट के लागू होने में 1 साल व्यतीत होने से पूर्व हमें वैसे भी हम मानते हैं कि कोई चीज़ लागू हुई है तो 1 साल में तो हमें पता ही लग जाएगा कि इसके प्रावधानों को लागू करने में कहाँ कठिनाई आ रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक्ट की मूलभूत नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यद्यपि उसके प्रोविजन में माइनर संशोधन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ हेनरी क्लोज एक्ट पर अपनी चर्चा की, और जो नट सेल में हमें ये कहता है कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लोज का प्रयोग मनमाना नहीं हो सकता, ये केवल और केवल एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाएगा। धन्यवाद।